बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के घर को जला दिया गया कि वहां पर उग्र भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ भी की है। पहले भी कई बार शेख मुजीबुर रहमान के घर को निशाना बनाया गया कि वो तस्वीरें सामने आई हैं और पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी हैं। लेकिन यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा तमाशबीन बनी रही और ऐसा लग रहा है जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं कि यूनुस सरकार ने वहां सरेंडर कर दिया कि इन जो अराजक तत्व हैं उनके सामने, इन लोगों के सामने। ये शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर पर यहां हमला किया गया। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, ये बाहर शेख मुजीबुर रहमान के घर के खड़े हैं और घर में इस तरीके से तोड़फोड़ की गई। पहले भी ऐसी तस्वीरें यहां से सामने आई हैं जब शेख मुजीबुर रहमान के घर को निशाना बनाया गया कि वहां पर तोड़फोड़ की गई है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि और एक बार फिर से उग्र भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान के घर को टारगेट किया, निशाना बनाया और वहां तोड़फोड़ की। नारेबाजी भी लगातार यहां पर हो रही है और किस तरीके से तमाशबीन बनी हुई है यूनुस सरकार, वो तस्वीरें बयां कर रही है। बांग्लादेश में भीड़ के चंगुल से पत्रकारों को बचाया गया। दफ्तर पर हमले के बाद छत पर पत्रकार भाग गए थे, जिसके बाद उनकी जान बची, क्योंकि वहां पर कई ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जिनको टारगेट किया गया। लेकिन पत्रकार जो वहां पर मौजूद थे, कहा यह जा रहा है कि वो जब अटैक हुआ उनके ऑफिस पर तो छत पर भाग गए थे, जिसके बाद उनकी जान बची है। यहाँ सुरक्षा बलों ने क्रेन की मदद से पत्रकारों का रेस्क्यू किया। अब देखिए, वहां कई ऐसे अखबार के दफ्तर बताए जा रहे हैं जिनको टारगेट किया गया, जिन पर हमला हुआ के जहां तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और वहां पर जो पत्रकार पहले से मौजूद थे उन्होंने छत पर भागकर अपनी जान बचाई और उनको क्रेन की सहायता से उनका रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीर आपके सामने, 8 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में किस तरीके से आग लगाते हुए तोड़फोड़ करते हुए दिख रहे हैं, दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए और हर एक तस्वीर बांग्लादेश में जो हिंसा भड़क उठी है उसकी गवाही दे रही है। हजारों की तादाद में उस्मान हादी के समर्थक सड़कों पर हैं। नारेबाजी शेख हसीना के खिलाफ लगातार की जा रही है। भारत के खिलाफ भी जहर उगला जा रहा है यहाँ पर और ये लग रहा है कि जो मुख्य सलाहकार हैं बांग्लादेश की सरकार के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने इन लोगों के सामने सरेंडर कर दिया हो जैसे। अब हादी की मौत के बाद ये माहौल खराब हुआ के, बवाल हुआ के हादी की मौत के लिए बार बार जो समर्थक हैं उस्मान हादी के, वो शेख हसीना की पार्टी को, अवामी लीग को जिम्मेदार ठहराते हैं और इसको लेकर पहले भी कई सवाल उठाए गए और छुटपुट जो घटनाएं थी वो सामने आई। लेकिन अचानक से यहाँ बवाल शुरू हो गया, हिंसक घटनाएं अचानक से यहाँ बढ़ गई। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सिंगापुर में इलाज चल रहा था उस्मान हादी का, वहाँ पर वो एडमिट थे, लेकिन अचानक से खबर आई कि उस्मान हादी की मौत हो गई है, जिसके बाद जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे और यहां इस तरीके से हिंसक तस्वीरें सामने आई। ढाका समेत कई इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर इसी तरीके से तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। दरअसल बांग्लादेश में जिस तरह हिंसा भड़की है, भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाया जा रहा है, उससे इस हिंसा के पीछे भारत विरोधी जो प्लान है उसकी मंशा साफ साफ दिखाई दे रही है। अब आपको यह भी हम बता दें कि आखिर अचानक हिंसा भड़कने की वजह क्या है, ये आप जान लीजिए। 2024 में तख्ता पलट करने वाले छात्र आंदोलन के नेता की मौत हुई, उस्मान हादी। शेख हसीना के विरोधी उस्मान हादी को पिछले हफ्ते गोली मारी गई थी, उनके सिर में गोली लगी थी। बदमाशों ने चुनाव प्रचार करते वक्त हादी के सिर में गोली मारी थी। बाइक सवार बदमाश आए थे और उस्मान हादी को टारगेट किया गया था। ढाका में शुरुआती इलाज हुआ उस्मान हादी का, उसके बाद सिंगापुर उनको भेज दिया गया सोमवार को। 6 दिन तक चले इलाज के बाद उस्मान को बचाया नहीं गया, सिंगापुर में जान चली गई, हादी की मौत हो गई और गुरुवार को यूनुस ने मौत की पुष्टि की। फिर बवाल वहां पर अचानक से शुरू हो गया। हादी के समर्थकों ने मीडिया संस्थानों के दफ्तरों में आग लगा दी, भारतीय उच्चायोग के बाहर वहां पहुंचे, बहुत बड़ी संख्या में हादी के समर्थक वहां प्रदर्शन किया गया, पथराव किया गया और कई जगह पर लगातार तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। सुरक्षा बलों को यह अब कहा जा रहा है कि वहां तैनात कर दिया गया है अलग अलग इलाकों में, ताकि वो हालात को काबू कर पाए। उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश में राजकीय शोक का ऐलान भी किया गया है। ये बड़ी खबर भी आपको बताएं कि 1 दिन का राजकीय शोक वहां यूनुस सरकार की ओर से घोषित किया गया है। बांग्लादेश में 1 दिन के राजकीय शोक का ऐलान हुआ है। जुलाई क्रांति का बड़ा चेहरा था उस्मान हादी और 11 दिसंबर को बदमाशों ने उस्मान हादी को गोली मारी थी। सिंगापुर में इलाज के वक्त उस्मान हादी की मौत हुई है और हादी के मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा अचानक से भड़क उठी है एक बार फिर। सिंगापुर में इलाज चल रहा था उस्मान हादी का और वहां से कल रात ये खबर आई कि उस्मान हादी की मौत हो गई है, जिसके बाद ये मोहम्मद यूनुस ने
मौत की पुष्टि की, पोस्ट किया और जानकारी समर्थकों तक पहुंचाई, जानकारी लोगों को दी और उसके बाद ही लोगों का जुटना वहां पर शुरू हुआ। धीरे धीरे लोग इकट्ठा हुए और ये भीड़ जो है वो हजारों की तादाद में तब्दील हो गई। और किस तरीके से ढाका समेत अलग अलग वो इलाके जहां भीड़ उग्र हो गई है, तोड़फोड़ कर रही है, आगजनी कर रही है, उससे ये समझ में वहां आ रहा है कि पुलिस प्रशासन भी भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम है। और इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र में ठाणे के क्लब में भीषण आग लगी है। ब्लू रूफ क्लब में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। ये बड़ी खबर है। क्लब में लगी आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत वाली बात है। महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर, एक क्लब जिसका नाम है ब्लू रूफ क्लब, जिसमें आग लगी और उसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन राहत वाली बात यह है, अपडेट यह है कि काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा लिया के आग पर काबू पा लिया के। जिस वक्त आग वहां पर लगी थी उसी वक्त की तस्वीर है। क्लब में लगी आग से किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, वो सभी सेफ हैं। खबरों में आगे बढ़े, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन की लापरवाही से नाराज एक दलित बुजुर्ग ने कलेक्ट्रेट के गेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गेट पर तैनात पुलिस के जवानों ने किसी तरह बुजुर्ग को बचाया और जिस सूती तौलिया से फांसी लगाने की वो कोशिश कर रहा था उसे अलग किया। आरोप है कि वृद्धावस्था पेंशन चालू करवाने के नाम पर बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी की गई और कागज पर धोखे से अंगूठा लगवाकर बुजुर्ग की 2 एकड़ जमीन हड़प ली गई और बुजुर्ग को यह बता दिया गया कि ये सब कागज तुम्हारे पेंशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं, उसके लिए ये अंगूठा निशानी लग रही है। बबलू हरवार मोहल्ला को पेंशन बंधवावे हम आयु हमारे है 63 साल की, तो वो पेंशन बंधवावे साहब अनपढ़ हैं, हम कभी जता गए नहीं, न रजिस्ट्री करवाई न करी, मतलब ही नहीं रखते। तो बोले तुम्हारी पेंशन बंद रही, वो अंगूठा लगा दो, साहब बाहर हो अंगूठा लगवाना। जब दलित बुजुर्ग को इस बात की जानकारी लगी कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्होंने टीकमगढ़ जिला प्रशासन से लेकर भोपाल तक अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी की शिकायत की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर आखिरकार नाराज बुजुर्ग किसान ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर लटक कर जाम देने का असफल प्रयास किया। वहीं जब इस बात की जानकारी जिला प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और जांच की बात कही। अगली खबर राजस्थान के उदयपुर से है। उदयपुर में पुलिस ने रेव पार्टी की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दबिश देकर होटल संचालक समेत 39 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि इंद्रप्रस्थ हेरिटेज होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। जब पुलिस ने दबिश दी तो मौके पर कई युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में 31 युवक और 8 युवतियां पकड़ी गईं। साथ ही होटल संचालक राजेश शर्मा, आयोजक ऋषभ राजपूत को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि होटल को किराए पर लेकर रेव पार्टी के नाम पर शराब, मुजरा और वेश्यावृत्ति करवाई जा रही थी। युवतियों को मध्य प्रदेश और दिल्ली से बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि होटल संचालक तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाते थे ताकि किसी को शक न हो, लेकिन इसकी आड़ में वेश्यावृत्ति का काम होता था। पुलिस को मौके से अंग्रेजी शराब, साउंड सिस्टम, मोबाइल फोन, 2 4 व्हीलर और आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली में आज भी भारी कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने भीषण कोहरे की चेतावनी दी है। सुबह 8:30 बजे तक भारी कोहरे की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आज 50 मीटर से कम है विजिबिलिटी, ये भी कहा गया है मौसम विभाग की ओर से। और हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार इसी पर सीधे जुड़ चुके हैं लाइव, उन्हीं का रुख करें। उज्जवल, कहां पर आपकी मौजूदगी है और आज क्या हाल है दिल्ली एनसीआर का?
बिल्कुल देखिए दीपक, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के समय हालात बने हुए हैं, दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस समय जो है वो ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो राजधानी दिल्ली और एनसीआर में पहले जो है वो प्रदूषण की मार से लोग परेशान थे, स्मॉग से परेशान थे, लेकिन आज सुबह से वेरी डेंस फॉग की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है और उसका असर आप देख सकते हैं, देखने को मिल रहा है। हमारी जो मौजूदगी है वो कर्तव्य पथ पर है, सामने इंडिया गेट है। वेरी डेंस फॉग का मतलब होता है मौसम विभाग के अनुसार कि जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर से कम रहेगी और ये जो चेतावनी जारी की गई है ये सुबह 8:30 बजे के आसपास तक के लिए जारी की गई है। और आप अभी भी देख सकते हैं पूरी तरीके से जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है वो इसी तरीके की जो फॉग की लेयर है, स्मॉग की लेयर है, उसमें पूरा ढका हुआ दिखाई दे रहा है। सामने इंडिया गेट है जो बिल्कुल गायब आप कह सकते हैं कर्तव्य पथ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मेरे सहयोगी दिखा सके ताकि दर्शक देख सकें, दूसरी तरफ ठीक हमारे राष्ट्रपति भवन पड़ता है और आप वो भी देख सकते हैं कि कैसे जो है वो राष्ट्रपति भवन भी पूरा का पूरा जो है वो गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। सफ़ेद मोटी धुंध और स्मॉग की चादर कहीं ना कहीं लिपटी हुई है दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाकों में। और देखिए विजिबिलिटी इतनी कम है कि लोगों को अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स तक ऑन करके चलना पड़ रहा है। और देखिए इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर में ठंड भी है और उसको लेकर जो है वो हवा भी चल रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली और एनसीआर के लोगों को जो है वो ठंड के ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। और अगर देखिए वायु गुणवत्ता की बात करेंगे तो ये जो ऑफिशियल डाटा है एक बारी मैं वो दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इस समय जो दिल्ली का ओवरऑल AQI है वो 387 है जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है और रेड जोन में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के सारे ही लगभग जो 40 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन हैं उनकी अगर आप हालत देखेंगे तो आप ये देखिए सारे के सारे हमें जो है वो रेड जोन में ही दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे आनंद विहार में तो यहाँ का देखिए AQI कितना है 442, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है ये 442 आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तमाम जो है वो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 423 है, यहाँ पर 429 है द्वारका सेक्टर 8 में। तो लगभग दिल्ली में जो है लोगों को देखिए एनसीआर के लोगों को ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम जो है वो ये बात कह रहे हैं। और अभी भी आप देखिए जो विजिबिलिटी जो है वो लगातार कम होती जा रही है और इसके साथ साथ देखिए ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और इसी को लेकर जो है मौसम विभाग के द्वारा कुछ वॉक करते हुए दिख रहे हैं वो आम लोग हैं, अगर तो क्या उनसे बातचीत हो पाएगी, बातचीत हो सकती है उनसे? बिल्कुल देखिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अगर इनका कुछ हमसे बात कर सकते हैं। वैसे देखिए ये सरकारी ऑफिशियल्स लग रहे हैं, बात नहीं करेंगे। भाई साहब बात कर सकते हैं आप हमसे? जिस तरीके से दिल्ली का मौसम हो रहा है क्या करें? प्रदूषण बढ़ा हुआ है, बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। बाहर निकल रहे हैं तो नाक में जलन सी हो रही है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो है पोल्यूशन की वजह से। और आज ठंड कैसी है? आज ठंड कल से थोड़ी कम है बादल की वजह से, लेकिन पोल्यूशन ज़्यादा दिख रहा है। विजिबिलिटी कितनी कम लग रही है आपको? कम है विजिबिलिटी। तो देखिए लोग जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे जो प्रदूषण की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गले में उनके जो है वो दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और इसलिए हम कह रहे हैं देखिए कि दिल्ली में जो इस समय हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब बने हुए हैं। हालांकि ये जो स्मॉग और फॉग का कॉम्बिनेशन है वो जानलेवा साबित हो रहा है यहाँ पर लोगों के लिए। और अब ये कहा जा रहा है सरकारों की ओर से भी, मौसम विभाग की ओर से भी, आपको सावधानी जो है दिल्ली एनसीआर के लोगों को अपने स्तर पर भी बरतनी होगी। यूपी के बहराइच से खबर है, बहराइच में कथावाचक को प्रोटोकॉल देने पर डीजीपी सख्त हो गए। ये बड़ी खबर है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने इस पूरे ही मामले का संज्ञान लिया है और डीजीपी ने बहराइच के एसपी को इसके लिए तलब किया है। एसपी से मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है डीजीपी की ओर से। बहराइच के एसपी से अब इस पूरे ही मामले को लेकर जवाब मांगा गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये बड़ी खबर। बहराइच में कथावाचक को जो प्रोटोकॉल दिया गया, जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसको लेकर विपक्ष लगातार अब सवाल भी उठा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये तो कोई संवैधानिक पद पर है नहीं कथावाचक, तो उनको क्यों गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? इस पर अब ये बड़ी जानकारी है कि डीजीपी सख्त हो गए हैं उत्तर प्रदेश के राजीव कृष्णा। उन्होंने इस पूरे की मामले को लेकर संज्ञान लिया है और बहराइच के जो एसपी हैं उनको तलब किया है। ये यूपी पुलिस की ओर से जो पोस्ट किया गया है, जो जानकारी दी गई है, जो बयान जारी हुआ है वो आपको हम बता रहे हैं, उसका पोस्ट है ये। जनपद बहराइच में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस परेड ग्राउंड के अनाधिकृत उपयोग का पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया है।
पुलिस परेड ग्राउंड का उपयोग केवल पुलिस प्रशिक्षण, अनुशासन एवं आधिकारिक समारोह हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित मानकों के उल्लंघन के दृष्टिगत संबंधित पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। ये यूपी पुलिस की ओर से बयान जारी किया गया है इस पूरे ही मामले को लेकर। अब जो बहराइच के एसपी हैं उनको इस पर जवाब देना होगा, उनको तलब किया गया है डीजीपी की ओर से, वो सख्त हो गए हैं। ये जो कथावाचक है पुंडरीक गोस्वामी, उनको गार्ड ऑफ ऑनर जब दिया गया, ये उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर ये पूरा वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ। जिस तरीके से पुंडरीक गोस्वामी को यहाँ सलामी दी गई, उनका सम्मान हुआ, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर ये सब क्यों किया गया यूपी पुलिस के द्वारा या बहराइच पुलिस के द्वारा, क्योंकि संवैधानिक पद पर वो नहीं है, उसके बावजूद उनको इस तरीके से सलामी दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। उस पर सवाल उठे और विवेक राय इसी पर हमारे संवाददाता और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अब जो ये कल हुआ के बहराइच में, उस पर डीजीपी ने खुद संज्ञान लिया है, क्या डिटेल्स है? देखिए, बिल्कुल बहराइच के कप्तान का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वहां पर कथावाचक जब पुंडरीक गोस्वामी पहुंचे थे तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद बहराइच पुलिस की तरफ से एक पोस्ट की गई जिसमें लिखा गया कि तमाम बहराइच के जो पुलिस के लोग थे वो अवसाद से गुजर रहे थे और उसी अवसाद से हटाने के लिए गोस्वामी पुंडरीक का वहां पर कार्यक्रम जो है वो लगाया गया था और इसी दौरान वो सलामी का जो चीज है वो हुई थी, सलामी का कार्यक्रम वहां पर हुआ था। हालांकि इस जवाब के बाद वापस से डीजीपी की तरफ से उनको स्पष्टीकरण मांगा गया है और जब डीजीपी की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया तब वो पोस्ट भी फिलहाल हटा दी गई है और डीजीपी ने ये जो तमाम वो जो वीडियो वायरल हुआ उस पर उन्होंने ये कहा है कि पुलिस परेड ग्राउंड का उपयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस प्रशिक्षण है, अनुशासन है और आधिकारिक समारोह के लिए ही निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए। पर ये किस अनुसार इस तरीके का गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया है, इसके साथ साथ डीजीपी ने यह भी कहा है कि निर्धारित मानकों के उल्लंघन को देखते हुए जो पुलिस अधीक्षक हैं वो अपना स्पष्टीकरण दें। तो देखना होगा कि एक बार फिर से बहराइच पुलिस के जो कप्तान है आर्यन सिंह वो क्या स्पष्टीकरण देते हैं और किस तरीके की चीजें निकल के सामने आती, पर मामला यही बड़ा है कि ठीक है। शुक्रिया विवेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बहराइच के एसपी की ओर से क्या जवाब इस पर दिया जाता है उस पर लगातार नजर होगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर है, दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 युवकों ने पहले इस युवक को घर के बाहर बुलाया, फिर चाकू से गोदकर, चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। जब इस बात का पता युवती के परिजनों को लगा तो उन्होंने थाने का घेराव कर हंगामा किया। आरोप है कि गांव का ही एक युवक जावेद लगातार युवती का पीछा करता था और युवती को आते जाते छेड़ा करता था, जिससे तंग आकर युवती ने जहर खा लिया। युवती की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। सर्व समाज के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस की लापरवाही के खिलाफ थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती वो हटेंगे नहीं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। साथ ही पीड़ित पक्ष को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी मुआवजे के तौर पर देने की मांग की जा रही है। वहीं चौतरफा दबाव के बाद अब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी है। और इसी बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए समिति का गठन किया है, समिति बनाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अमित साटम ने 20 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में पीयूष गोयल हैं, विनोद तावड़े का नाम है और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर समेत समिति में कई और मेंबर्स हैं। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 युवकों ने पहले इस युवक को घर पर बुलाया और फिर चाकू मारकर उसकी हत्या की। ये देखो घर में चीख पुकार मची है, मां का रो रो कर बुरा हाल है। 18 साल का अभयराज 11वीं का छात्र था और ओपन स्कूल से पढ़ाई कर रहा था। अभय पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के काम में भी हाथ बटाता था। बताया जा रहा है कि दोपहर को जब वो काम से घर लौटा तो मां ने खाना खाने को कहा। बस थोड़ी देर में खाता हूं ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। आरोप है कि जब वो घर से बाहर निकला तो कुछ लोगों से उसका झगड़ा हो गया। शोर शराबे के बाद जब पिता ने बाहर निकलकर देखा तो उनका बेटा खून से लथपथ पड़ा था। पिता लड़के को लेकर तुरंत अस्पताल भागे। अस्पताल में डॉक्टर्स ने लड़के को मृत घोषित कर दिया।
बताया गया कि जिस चाकू से लड़के पर वार किया गया था वो सीने में आर पार हो गया है। माता पिता किसी से भी रंजिश की बात से इनकार कर रहे हैं। ये परिवार वसंत विहार की कुसुमपुर पहाड़ी पर रहता है और अभय परिवार में सबसे बड़ा लड़का था। बच्चे ने बैग अंदर रखा, उसके बाद में बच्चे की मम्मी बोली कि बेटा खाना खा लो, तो वो बोले कि नहीं मम्मी सिर्फ 2 मिनट दे दो, मुझे सिर्फ पेशाब जाऊंगा बस। वो चले गए इधर सामने रोड पर। उधर जब शोर शराबा मचा तो हमने कहा कहाँ से हल्ला मच रहा है। तो जब गए देखा सर तो बच्चा मेरा पड़ा है वहाँ पे, तो वो सब भागे छोड़ करके। बच्चा पूरा खून से भीगा पड़ा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ग्रेटर नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आम्रपाली गोल्फ होम्स की एक सोसाइटी की लिफ्ट में 2 महिलाएं फंस गईं। महिलाएं मदद की गुहार लगाती रहीं, लेकिन 20 मिनट तक कोई वहां पर नहीं पहुंचा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला लिफ्ट के अंदर से मदद की गुहार लगा रही है। हेल्प! कोई है इधर? हेल्प! हम इधर लिफ्ट में फंसी हैं, कोई है? लेकिन लिफ्ट में फंसी महिलाओं की बेचैनी उस वक्त बढ़ने लगी जब 20 मिनट तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली। आरोप है कि सिक्योरिटी अलार्म बजाने के बाद भी महिलाओं को मदद नहीं मिली, जिसके बाद दूसरी महिला ने वीडियो बनाकर सोसाइटी के ग्रुप में डालकर मदद मांगी। उसके बाद उन्हें लिफ्ट से निकाला गया। ये घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने सोसाइटी मेंटेनेंस की पोल खोलकर रख दी है। वहीं दूसरे लोगों ने लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों की शिकायत है कि अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन सोसाइटी में सही मेंटेनेंस और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहा है।